हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग मेरे चैनल ऑनलाइन क्लासरूम पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। किसकी बात करने वाले हम लोग? चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग की। मतलब इस चैप्टर को एक बार एट ग्लांस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? मैटर से। मैटर क्या होता है? हम पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है जी, बात करते हैं मैटर के स्टेट। तो मैटर के स्टेट कितने होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। क्या क्या होते हैं मैटर के स्टेट हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 तरह के हमारे मैटर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, कितने तरह के मैटर देखने को मिलते हैं? 3 तरह के मैटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ में आई? अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई मैटर के बारे में। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स की। भाई पार्टिकल फिजिकली क्या नेचर में दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भाई स्टेट मैटर कैसे अपना स्टेट को चेंज करते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि भैया तापमान बदल जाए तो हम लोगों का क्या होगा? मैटर कैसे अपनी चीज़ों को बदलेगा। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। नॉर्मली अगर हमारा तापमान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलता है? फ्यूज़न नाम का प्रोसेस देखने को मिलता है, इवेपोरेशन नाम का प्रोसेस देखने को मिलता है, मेल्टिंग नाम का प्रोसेस देखने को मिलता है, बॉइलिंग नाम का प्रोसेस और सब्लिमेशन नाम का प्रोसेस देखने को मिलता है। ये सभी प्रोसेसेस क्या इंडिकेट करते हैं? ध्यान से समझिएगा। फ्यूज़न और मेल्टिंग में कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ इसी को हम फ्यूज़न को मेल्टिंग ऑफ क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्रीजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रीजिंग, अगर हमारा टेम्परेचर घट जाए तो क्या होगा? अगर हमारा टेम्परेचर घटता है तो फ्रीजिंग होती है और कंडेंसेशन होता है। 2 प्रोसेस होते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई गैस ठंडी होती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, इसका मतलब किसी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। और फ्रीजिंग का मतलब किसी लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। क्या कहलाता है? अब हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेटिंग, यानी कि सब्लिमेशन वगैरह, और इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैपिंग था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो। ठीक है, आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट मेकिंग का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं 1 बाय 1 चैप्टर के बारे में। इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? पहला जो हमारा पॉइंट आता है या पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र ही आ रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? मैटर के बारे में बात कर रहा है। मैटर क्या है? व्हाट इज़ अ मैटर? तो कहता है अ मैटर इज़ अ मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। कह रहा है मैटर भाई ये कैसा मटेरियल है जो हमारे यूनिवर्स की हर चीज़ में है। अगर आराम से कहा जाए तो दुनिया की हर चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है, हमारे यूनिवर्स की हर चीज़ जिस मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल को ही हम क्या कह देते हैं? मैटर के नाम से जानते हैं। इट इज़ एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता हो, हैज़ अ मास, उसका कोई ना कोई मास हो, और ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और क्या करता हो? अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका प्रतिरोध करता हो, मतलब उसको रोकता हो। बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर से समझिए मैटर क्या कह रहा है। तो कह रहा है मैटर इज़ द मटेरियल विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ। मतलब हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है, जिस मटेरियल से बनी हुई है, उसी को मैटर कहते हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि स्पेस को घेर ले, उसका अपना एक मास होना चाहिए, और रेजिस्टेंस को क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए। जब हम क्या करते हैं? उसके ऊपर कोई फोर्स डालते हैं तो उसको रोकना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं मैटर के अंदर। बात समझ में आई?
अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल क्या चीज़ है? तो कहता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। देखो दुनिया में मौजूद हर चीज़ किससे बनी हुई है? मैटर से। मतलब दुनिया में यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। और मैटर किससे बना हुआ है? तो मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मतलब अगर हम कहें तो छोटे 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 पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक मैटर फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे मैटर फॉर्म करके क्या बनाते हैं? किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। बात समझ में आई? अब जब बात पार्टिकल की हो रही है तो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक भी जान लेने चाहिए। तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है तो पहला पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल कभी रुकते नहीं हैं। ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। क्यों क्यों मूव कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है जिस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है जिसका? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की खास बात क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मोशन और तेज हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल्स का मोशन और फास्ट हो जाता है। बात समझ में आई? दूसरा क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जी बिल्कुल सही है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह पाई जाती है। जैसे एग्जांपल बता रहा है कि जब भी हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर। मतलब मान लो कि ये ग्लास में मैंने नींबू पानी बनाना है तो पानी है। अब पानी के मैटर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली होगी, उसमें शुगर और नमक के पार्टिकल जा कर के सेट हो जाते हैं। तो इसी क्यों खाली हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में खाली जगह है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र ही आ रहा होगा कि ये पानी है। क्या है मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास आपको क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए ये आपको जो छोटे छोटे वॉइड्स नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे वॉइड्स क्या हैं? एम्प्टी स्पेस हैं। किसके? पानी के पार्टिकल के बीच के। उसके अंदर मैंने जब सॉल्ट डाला, नमक डाला, तो ये नमक के पार्टिकल हैं छोटे छोटे जो आकर के बैठेंगे। और जब मैं इनको स्टर यानी कि घुमा दूंगा, मिला दूंगा, तो होगा क्या? जो पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह थी उसमें नमक के पार्टिकल जा कर के सेट हो जाएंगे। रीज़न क्या है? पानी के पार्टिकल का साइज़ अगर हम समझें तो पानी के पार्टिकल का साइज़ क्या है? बड़ा है। किसके कंपैरिजन में? सॉल्ट के कंपैरिजन में। तो अगर मान लो कि ये पानी का पार्टिकल है, ये पानी का पार्टिकल है, ये पानी का पार्टिकल है, ये पानी का पार्टिकल है और ये पानी का पार्टिकल है, और मैंने क्या किया? इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स को मिला दिया। किसके पार्टिकल्स को? सॉल्ट के पार्टिकल्स को मिला दिया। तो होगा क्या? ये सॉल्ट का पार्टिकल यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ खाली जगह में आ जाएगा, यहाँ खाली जगह में आ जाएगा और यहाँ खाली जगह में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल कंपैरेटिवली छोटे हैं। किसके कंपैरिजन में? पानी के पार्टिकल में। इसीलिए वो उसकी खाली जगह में बैठ जाएंगे। समझ में आया? और जब पूरी तरीके से बैठ जाते हैं तो कोई चीज़ पूरी तरीके से क्या हो जाती है? डिज़ोल्व हो जाती है। और अगर नहीं बैठते हैं तो डिज़ोल्व नहीं होती है। बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, उप्स माय बैड, गड़बड़ हो गई कुछ, इसको ठीक करते हैं। क्या कह रहा है ये? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ ये बात भी सही है। भाई पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? व्हेन वी ओपन अ टैप ऑफ वाटर, यानी कि वाटर टैप को ओपन करते हैं और स्ट्रीम को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं अपनी फिंगर से, तो क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम हमेशा पार्टिकल के साथ बहती रहती है। अर्थात कह रहा है कि जैसे ये एक पार्टिकल है, अब इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझा जाए, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं? एक सिंपल सी चेन या एक फ़िक्स पैटर्न बनाते हैं और आपस में क्या होते हैं बेचारे? ये सारे के सारे चिपके चिपके रहते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो ओवरऑल कंक्लूज़न क्या निकालें? ओवरऑल कंक्लूज़न हम ये निकालते हैं कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। किसका स्पेस बोल रहा है? पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। ठीक है जी। क्या कह रहा है वो? काइनेटिक एनर्जी के बीच का स्पेस पार्टिकल का वो मिनिमम सॉलिड होता है। किसमें? जो हमारा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? सॉलिड में सबसे कम होती है, इंटरमीडिएट लिक्विड में होती है और फिर गैस में। मतलब अगर हम बात करते हैं सॉलिड की तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं।
और लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड और गैस के कंपैरिजन में, मतलब सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम मूव करते हैं। बात समझ में आई। दूसरा क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, किस में, सॉलिड में, और लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। ठीक है जी। इसको आसान शब्दों में कैसे कहा जाए, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, आपको यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड और गैस का एग्जांपल नज़र आएगा। देखिए क्या कह रहा है ये, इस सॉलिड के बीच में देख रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है, दिख रहे हैं, सब के सब एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह है, जगह लेकिन उतनी नहीं है जितनी दूसरे पार्टिकल्स के बीच में है, और इनके बीच में घूमने फिरने की जगह भी नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स किसी फिक्स पैटर्न में नहीं है, और उनके बीच में अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। दिख रहा है आपको, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और गैस की बात करें तो भैया गैस में तो स्पेस ही स्पेस है, हर जगह आपको स्पेस नज़र आएगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में पाई जाती है, गैस के पार्टिकल्स में। ठीक है जी, समझ में आया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉलिड के पार्टिकल्स का एक फ़िक्स शेप है, दिख रहा है, ये फिक्स शेप है सॉलिड के लिए। अगर हम बात करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स का, तो देखिए लिक्विड के पार्टिकल में कोई शेप ही नहीं है, ये बस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच का फोर्स थोड़ा वीकर होता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो हम ऐसे उसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिल्कुल, तीन तरह के फिजिकल स्टेट हमने देखे, कौन कौन से, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम इन तीनों स्टेट्स को हम समझते हैं कैसे। हमारी हड्डियाँ और दांत क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। हमारा खून और पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। हवा हमारी गैस होती है। आसान सी बात है, एग्जाम्पल की बात करें तो। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या है भैया, सॉलिड का अपना एक डिफाइनाइट शेप होता है, अर्थात हम सॉलिड का शेप चेंज नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, सॉलिड का शेप अपना एक डिफाइनाइट शेप इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपना एक शेप होता है, उसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा, सॉलिड की अपनी एक बाउंड्री होती है, जैसे मान लो ये आपका एक सॉलिड है, ठीक है, तो इसका एक फिक्स शेप भी है और अपनी उसकी एक बाउंड्री भी है, जिसमें से पार्टिकल्स अगर इसके हैं तो ये पार्टिकल निकल के बाहर नहीं आ सकते हैं। कारण क्योंकि इसकी एक अपनी शेप है, वो अपनी बाउंड्री में ही क्या होते हैं, पैक होते हैं। सॉलिड की अपनी एक डिफाइनाइट बाउंड्री होती है। दूसरा क्या है, सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड यानी कि मजबूत, ठोस होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब, अगर मैं इसके ऊपर वज़न रख करके नीचे की ओर प्रेस करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं वज़न रखकर नीचे की ओर प्रेस करता हूँ तो ये बहुत आसानी से प्रेस नहीं होने वाला, सॉलिड प्रेस नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक सॉलिड का ब्लॉक है, आपने उसके ऊपर एक फट्टा रखा और उसको ऊपर से दबाने की कोशिश करी, नीचे की ओर डाउनवर्ड फोर्स लगाया, तो ये सॉलिड अपनी शेप बनाए रखेगा, कंप्रेस नहीं होने वाला। बात समझ में आई। इसीलिए सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आई। लेकिन कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है भाई, रबर बैंड सॉलिड होकर भी उसका अपना शेप नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और दोबारा से फोर्स को हटा देते हैं तो वापस अपनी शेप में चला आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अपने फिक्स शेप होते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनका शेप अच्छा होता है, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। ठीक है, बट एक और एग्जांपल हम समझते हैं, इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या आप कह रहे हो कि भैया सॉलिड को तो हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो स्पॉन्ज रसगुल्ला खाते हैं, हम लोग जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, वो तो बड़े आसानी से क्या हो जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं, दब जाते हैं, उनको तो कंप्रेस किया जा सकता है। तो उसका रीज़न है कंप्रेस होने का। जैसे मान लो कि ये आपका कोई स्पॉन्ज है ना, फोम है, और उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे टाइनी होल होते हैं, छेद होते हैं। ये छोटे छोटे टाइनी छेदों के अंदर क्या पाया जाता है, एयर पाई जाती है। तो जब तक इसके ऊपर एयर भरी हुई है तब तक ये फूला हुआ है। जैसे ही हम इसके अंदर की एयर निकालेंगे ये पिचक्कर इतना सा हो जाएगा। मतलब ये भी कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट और शुगर की, तो आप कहते हैं कि भाई जो सॉलिड होते हैं उनकी तो अपनी फिक्स शेप होती है, तो सॉल्ट और शुगर अपनी शेप क्यों चेंज कर देते हैं जब हम उनको किसी और बर्तन में डालते हैं या उनको गर्म करते हैं, तो वो अपने स्टेट ऑफ मैटर को ही बदल डालते हैं, इसीलिए उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है जी। और क्या कहता है, ये कहता है कि शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड्स। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे लिक्विड स्टेट की। सॉलिड स्टेट तो पढ़ लिया हमने, अब हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड स्टेट क्या होता है? तो लिक्विड स्टेट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट क्या है? सबसे पहले लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लूइडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का बह जाना। जैसे मान लो मैंने ग्लास में पानी रखा, एग्जाम्पल समझिए, मैंने क्या किया, ये मेरा ग्लास है, इस ग्लास में मैंने यहाँ तक पानी रखा। जैसे ही मैं इस ग्लास को उल्टा कर दूंगा तो मेरा पानी फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। जैसे ही मैं ग्लास को क्या करूँगा, उल्टा करूँगा तो मेरा पानी फैल जाएगा, मतलब वो बहना चालू होता है। रीज़न, लिक्विड की अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाएगा वैसी ही शेप ले लेगा, क्योंकि इसकी अपनी एक शेप नहीं होती तो इसकी बाउंड्री भी नहीं होती। और जब लिक्विड्स की अपनी बाउंड्री नहीं होती तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो सकते हैं वो लिक्विड हमारे, क्या हो जाते हैं, लिक्विड हल्के से कंप्रेस होते हैं। और लिक्विड की अपनी बाउंड्री नहीं होती तो उनके अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है। ठीक है, और वो लोग रिजिड नहीं होते हैं। हाँ, लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन बहुत कम, नाम मात्र के बराबर। ठीक है, उनकी अपनी कोई डिफाइनाइट बाउंड्री नहीं होती, इसीलिए उनको जैसे बर्तन में डाला जाता है वैसा ही शेप पकड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन लिक्विड की एक डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। कैसे, एग्जाम्पल समझाता हूँ अभी। जैसे मान के चलो आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने क्या किया है, 300 ml पानी ले लिया है। कितना पानी है इसके अंदर? 300 ml। अब मैंने इसी ग्लास के पानी को क्या किया, एक बॉटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने इस बॉटल में पानी डाला। अब इस बॉटल में भी 300 ml ही पानी है। कितना पानी है? 300 ml ही पानी है। मतलब इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर और इस बॉटल में क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम है, लेकिन शेप अलग अलग है। समझ में आया? तो वही कह रहा है ये कि भैया जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर जो क्वांटिटी होती है, जो वाटर की जो शेप होती है, क्वांटिटी तो सेम बनी रहती है, वॉल्यूम तो शेप बना रहता है, लेकिन उसकी शेप अलग अलग होती है। कारण उनकी अपनी कोई डिफाइनाइट बाउंड्री ही नहीं होती, इसीलिए उनका क्या हो जाता है, उनकी शेप अलग अलग होती है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, अब इसके कुछ और पढ़ते हैं। तो भैया ये कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम। क्यों करता है? क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो लिक्विड के पार्टिकल आपस में जुड़े तो रहते हैं लेकिन उनकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या किया जाता है, इसकी मदद से शेप रखा जाता है, ठीक रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, लिक्विड ऑफ सब्सटेंस हैविंग फिक्स वॉल्यूम। ऐसे लिक्विड जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है उनका फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर विच दे आर स्टोर्ड। मतलब जिस कंटेनर में इसको रखा जाएगा वही शेप पकड़ ले वो। समझ में आया? चलिए क्या कहता है ये, द गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस डिजॉल्व इन वाटर। हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो भी पानी में घुली होती हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस गैसेस एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल्स एबल टू सर्वाइव। और इन्हीं गैसेस की वजह से पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट की। गैसेस स्टेट क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट। भाई इनके अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है, इनकी अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, ये अपनी बाउंड्री, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ना इनका कोई शेप होता है, ना इनकी कोई वॉल्यूम होती है। बस हम क्या कर सकते हैं, द पार्टिकल्स इन गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि गैस फ्लो कर सकती है। बात समझ में आई? गैसेज आर सब्सटेंस दैट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई। उनका क्या होता है, डैट डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। इनका या तो अपना कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता और वो कोई शेप भी, कोई जगह भी ऑक्यूपाई उतनी नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई? और क्या बोलता है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ऑफ गैस इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी गैस को, उसके पार्टिकल्स को गर्म करने की कोशिश करते हैं, या उसको हम क्या करते हैं, किसी जगह पर में स्टोर करके रखते हैं, तो उसकी दीवारों पर एक प्रेशर लगाती है गैस बाहर निकलने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करने वाले हैं चेंजेस ऑफ मैटर की। मैटर कैसे अपने शेप एंड साइज़ को चेंज करते हैं।
तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जब भी हमारा मैटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो क्या होता है, कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट ये बता रहा है कि वी कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर में हैं, जिसमें हम बात करते हैं किस किस की, एक तो सॉलिड की, एक लिक्विड की और एक गैस की। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आइस हो सकता है एग्जाम्पल, लिक्विड में वाटर हो सकता है और गैस में वेपर हो सकता है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी कि टेम्परेचर तापमान को क्या करते हैं, हीट करते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है इनटू वाटर। किस में मेल्ट हो जाती है, वाटर में, और कन्वर्ट हो जाती है इनटू वेपर, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, आइस पानी में कन्वर्ट होता है, फिर पानी बॉईल होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर जो बदलते हैं अपनी चेंज को 2 चीज़ों की वजह से बदलते हैं, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। ठीक है जी। अगर टेम्परेचर में बदलाव होगा तो मैटर अपनी अवस्था बदल देगा, अगर टेम्परेचर में बदलाव के साथ साथ प्रेशर में बदलाव होगा तो मैटर अपनी जगह को चेंज कर देगा। अब इसमें हम लोग एक रिलेशन की बात करते हैं। क्या रिलेशन है, देखो हम लोग टेम्परेचर मापते हैं तो 2 तरीके से टेम्परेचर मापते हैं हाल फिलहाल में आसपास में। ठीक है, तो पहला है केल्विन के अंदर, दूसरा सेल्सियस के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाए, तो उसका एक रिलेशन होता है। आपको ये रिलेशन मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्या रिलेशन बता रहा है कि जितने डिग्री सेल्सियस होगा उसको उसके अंदर 273.15 ऐड कर दोगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जितने डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो डिग्री और केल्विन का एक रिलेशन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बाय चेंजेस ऑफ टेम्परेचर की। जब भी हमारा क्या होता है, कोई भी मैटर अपनी अवस्था को चेंज करता है, तो कैसे चेंज करता है, तो मैटर अपनी अवस्था को चेंज करता है जब टेम्परेचर में बदलाव आता है, तब। किस में बदलाव आता है, टेम्परेचर में। ठीक है जी। चलिए समझते हैं टेम्परेचर में बदलाव आने से मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पे देखिएगा, जब भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है हमने क्या बनाया है, एक बॉइलिंग ऑफ वाटर का, जिससे वाटर बॉईल होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है। उसका हमने एक सिंपल सा आउटलेट बनाया हुआ है, मतलब एक सिस्टम बताया हुआ है। इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एक आयरन का स्टैंड है। क्या नज़र आ रहा है, एक आयरन का स्टैंड है, एक हमारा बेस है, जिसके ट्राइपॉड के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक हमारा चाइना डिश रखी हुई है। चाइना डिश के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है सॉरी, चाइना डिश के ऊपर हमने अपना बीकर रखा हुआ है, बीकर के ऊपर ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने पकड़ रखा है, उसमें एक थर्मामीटर लगाया हुआ है और पानी डाल रखा है। नीचे से हमने क्या किया, बर्नर से आग लगाई है। बर्नर से जैसे जैसे पानी बॉईल हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते पानी बॉईल होकर के वेपर के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमने समझाया। अब जब भी पानी बॉईल होता है तो 2-3 चीज़ों के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। किन किन चीज़ों के बारे में, नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि एक ऐसा तापमान जिसमें कौनो सॉलिड, यानी कि कोई भी सॉलिड क्या हो जाता है, कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। ठीक है, एनी सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में, और क्या करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको मेल्टिंग कहते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.1 के केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आई। अब जब भी मेल्टिंग होता है तो टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली बिकॉज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब यहाँ पे बात होती है, देखो एक काम की बात है, ट्रिक की बात क्या है, ध्यान से समझना। देखो बहुत ख़ास बात बोली है इसने, ये कह रहा है कि भैया जब भी मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग के समय क्या होता है, मेल्टिंग के समय आइस का टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है, आइस का टेम्परेचर उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन हीट जो है वो सप्लाई की जाती है, हीट निकल रही होती है, तब भी आइस का टेम्परेचर उतना ही होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक फिनोमिना काम करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का।
क्या कह रहा है, एक फिनोमेना काम करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द आइस। ठीक है, अब ये कहता है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस। समझ में आया? ये कह रहा है कि भाई पानी के पार्टिकल का जो एनर्जी है 0 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा है आइस के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए इसी में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में समझ लें। तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए क्या कह रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो हमारा वायुमंडलीय दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अंदर 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाता है, यानी कि बॉयल होना चालू होता है। क्या बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए। कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा तापमान जिसमें कौनो लिक्विड यानी कि किसी भी तरह का लिक्विड क्या हो जाता है, गर्म होकर के, बॉईल होकर के क्या करता है, बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है और अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट कर देता है। अब बात समझिएगा, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जो हमारा तापमान है एटमॉस्फेयर में, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इसीलिए उसको बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 373 केल्विन और कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। बात खत्म। बात समझ में आई? 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर लो या 373 केल्विन की बात कर लो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन। ये क्या चीज़ है, तो कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसीय स्टेट। आप समझो क्या बोल रहा है ये, भैया लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, वो भी कितना, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए मुझे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही मेरे लिए क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन कहलाता है। क्या कह रहा है, फिर से समझिए कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन में बी डिफाइन एज the amount of heat required to change 1 kg of liquid to its gaseous state as its boiling point at atmospheric pressure is known as लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन या वेपराइजेशन। बात समझ में आई? अब इसमें एक पॉइंट और काम की चीज़ हमें दिख रही है, वो क्या है, ड्यूरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज। हाँ बिल्कुल, जिस तरह आइस मेल्ट होती थी, आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रही थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, तो टेम्परेचर ऑफ आइस नहीं बदल रहा था। उसी तरह जब कोई लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड का टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा है। किसकी मदद से, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन या वेपराइजेशन यूज़ हो रहा है। बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं क्या, एक बेसिक से प्रोसेस की। ये कह रहा है कि भाई सॉलिड स्टेट से अगर मैं गर्मी देता हूँ तो लिक्विड स्टेट में जाएगा, और लिक्विड स्टेट से अगर मैं हीट को बढ़ाता हूँ तो गैसीय स्टेट में जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे गैसीय स्टेट को मैं कूल करता हूँ तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को और कूल करता हूँ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका एग्जांपल कहाँ लिया जाए, तो इसका एग्जांपल हम लोग आइस से ले सकते हैं। किससे, आइस से। क्या होता है, अगर हम आइस की बात करें, आइस के ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड को मैं फिर से क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और अगर मैं गैस को क्या करता हूँ, कूल करता हूँ, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर मैं लिक्विड को फिर से क्या करता हूँ, कूल करता हूँ, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। यानी कि गैस को अगर मैं कूल करता हूँ तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड फिर से सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यही समझ में
आ रहा है। अब ये क्या कहता है, एक बात और कहता है भैया 25 डिग्री सेल्सियस पर एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज़ लिक्विड। बहुत बढ़िया। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या रहता है, लिक्विड रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या रहता है, सॉलिड रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाता है, इवेपराइज होकर के गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई। चलिए, इसी में एक हमारा बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसका नाम है सब्लिमेशन। क्या नाम है उस प्रोसेस का, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या कहता है, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स। भैया जब कोई सॉलिड, कोई भी सॉलिड डायरेक्ट इसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए। जी बिल्कुल, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए तो जो प्रोसेस यूज़ होता है उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। क्या नाम है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। वैसे कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से होना चाहिए था भाई सॉलिड, सॉलिड से किस में, लिक्विड, और लिक्विड से किस में, गैस। हाँ या ना, बिल्कुल, सॉलिड लिक्विड फिर गैस। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस, लिक्विड का कोई लेना देना ना है लिक्विड से। ठीक है जी, चीज़ डायरेक्टली किस में बदल गई है, गैस, लिक्विड सॉलिड से गैस में बदल गई, लिक्विड गया तेल लेने। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सब्लिमेशन क्या है, फिर से समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड क्या होता है, सब्लिमेशन क्या बोल रहा है, सब्लिमेशन का मतलब द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड। अच्छा, बात तो सही है भाई। अगर किसी, एक सेकेंड, कह रहा है कि अगर हमारा क्या हो गया है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया भाई, गैस में कन्वर्ट हो गया तो सब्लिमेशन है। लेकिन क्या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो सब्लिमेशन होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। मतलब कह रहा है कि अपनी एक स्टेज को स्किप करके अगर सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है जी। अब अंतर क्या है, तो अंतर इतना है सब्लिमेशन में कि जब क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे हीट होगा, हम उसको गर्म करेंगे। और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। बात समझ में आई, टेम्परेचर को गिरा देंगे, यानी कि कूल करेंगे, तब जाके ऐसा होगा। बात समझ में आई। क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवल ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल दे रहा है कैम्फर, कैम्फर बोले तो कपूर। ठीक है जी, कैम्फर, कपूर या अमोनियम क्लोराइड या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, किस किस के बारे में बात कर रहा है, बेसिकली तो कपूर के बारे में और अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब दोनों की ही बात कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का मतलब, अगर हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम चाइना डिश के अंदर, आप देखो इसको मैंने चाइना डिश में क्या कर लिया, गर्म किया, ऊपर से मैंने कॉटन प्लग लगा दिया और मैंने क्या कर दिया, नीचे से गैस पकड़ा दी। ठीक है, अब गैस गर्म होगी, चाइना डिश होगा। अब इस चाइना डिश के अंदर मैंने लिक्विड डाला, किस चीज़ का मिक्सचर है वो, मिक्सचर है भाई साहब NaCl, यानी कि नमक, नमक का, प्लस किसका, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का। बात समझ में आई। दोनों के मिक्सचर को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब होगा क्या, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका प्रोसेस बदलेगा। जब उसका प्रोसेस बदलेगा तो NaCl क्या हो जाएगा, सॉलिड है, सॉलिड में ही रह जाएगा। और जो अमोनियम है वो सॉलिड से डायरेक्ट सब्लिमेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर उसकी जो गैस है यहाँ पर वो जमा हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, गैस का यहाँ पे कालिक देखने को मिलेगी और धीरे धीरे गैस बाहर निकल आएगी। बात समझ में आई। इस तरह के प्रोसेस को हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। कहता है जैसे मान लो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये 3 सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है। 3 गो सिलेंडर है, ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है और ये सिलेंडर 3 है। कहता है इट वॉज कंप्रेस्ड अ गैस इन सिलेंडर। अब कह रहा है कि अगर मैं किसी गैस को सिलेंडर में रख करके कंप्रेशर करूं, यानी कि पिस्टन हो जाएगा हमारा, इस पिस्टन से मैं कंप्रेस करता हूं, क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, तो मैं देखूँगा कि जो पार्टिकल्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस रिड्यूसेस एंड फाइनली गेट्स लिक्विफाइड इनटू लोअरिंग द टेम्परेचर। मतलब ये कह रहा है कि भैया मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा पिस्टन नंबर 1 था, मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया।
ठीक है, और इस पिस्टन को इससे जोड़ दिया, ठीक है। और इसके अंदर गैस के क्या हैं, आपको मुझे पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे गैस के पार्टिकल्स हैं। मैंने इसको प्रेशर डालना शुरू किया। जब मैंने प्रेशर डाला तो मेरे गैस पार्टिकल्स कहाँ हो गए, ये मेरा पिस्टन यहाँ आ गया, ठीक है। और पिस्टन को मैंने प्रेस किया, नीचे वही प्रेशर डाला, तो मेरे गैस के पार्टिकल्स और ज़्यादा करीब करीब आ गए। क्या हो गए, और ज़्यादा करीब करीब आ गए। और मैंने इसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू रखा। क्या किया मैंने, ये मैंने पिस्टन को यहाँ तक दबा दिया, ठीक है जी। क्या किया मैंने, पिस्टन को यहाँ तक दबा दिया, यानी कि प्रेशर को दबा दिया। अब इस स्टेज में मैंने टेम्परेचर भी क्या कर दिया, टेम्परेचर भी लो कर दिया। तो ऐसे में अब मेरा गैस ना होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक जीता जागता एग्जांपल है एलपीजी। एल हमारे घरों में जो यूज़ होता है कौन सा वाला, एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम गैस को क्या करते हैं, देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम गैस को, जो भी हमारे पास गैस होती है उसके ऊपर प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। और प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ साथ टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो हमारे घरों में लिक्विफाइड गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। बात समझ में आई। अब होता क्या है, तो कह रहा है कि बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पास आते रहेंगे। दूसरा कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इज लिक्विड। मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, वो पानी एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर के प्रेशर में संपर्क में आते ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हमें समझ में आता है। फिर एक बात कह रहा है, ये कहता है कि दस द स्टेट ऑफ मैटर, इस वजह से स्टेट ऑफ मैटर जो कि सॉलिड लिक्विड गैस का है, डिटरमाइन बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा। जैसा कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम में सारी चीज़ें बता दी हैं। क्या हो रहा है, जब सॉलिड से लिक्विड में चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होगा उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और जब लिक्विड से गैस में चीज़ कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को इवेपोराइजेशन के नाम से जाना जाएगा। और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रेशर को सब्लिमेशन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई अलग अलग हो रहा है। अच्छा, अगर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो मेल्टिंग है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो फ्रीजिंग हो जाएगा। जैसे बर्फ़ अगर पिघल रही है तो मेल्टिंग है, और पानी से बर्फ़ जम रही है तो फ्रीजिंग है। लिक्विड की बात करें तो अगर पानी उबल रहा है तो इवेपराइजेशन है, और गैस ठंडी होकर के पानी बन रही है तो वो कंडेंसेशन है। और यहाँ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड से गैस, और गैस से सॉलिड का जो रिलेशन है ये तो सब्लिमेशन ही कहलाता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? किसकी बात कर रहा है ये, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन की ही बात कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, चलिए हम लोगों का एक लास्ट प्रोसेस बच गया है इवेपोरेशन, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इवेपोरेशन क्या कहता है, इवेपोरेशन के बारे में कहता है कि अ सरफेस, ठीक है, अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, जब हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे होते हैं, लो कर रहे होते हैं, ठीक है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इवेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को इवेपराइजेशन के नाम से जाना जाता है। पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी ऑन अदर्स। अब ऐसा होता क्या है, तो भाई जो लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होता है, जैसे मान लो कि ये एगो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में जो यहाँ सरफेस पर जो पार्टिकल हैं, यहाँ इस लिक्विड के सतह पर जो पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। किसके कंपैरिजन में, अंदर वाले लिक्विड के कंपैरिजन में।
बात समझ में आई। इसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपराइजेशन। कौन से फैक्टर हैं जो इवेपराइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? तो पहला है एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपराइजेशन प्रोसेस भी उतनी तेज़ी से होगा। इसीलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, अपने कपड़ों को सुखा कर रखते हैं, मतलब कपड़ों को चादर वादर को फैला कर रखते हैं। कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से कपड़े, गीले कपड़ों में मौजूद पानी जल्दी से इवेपराइज होकर के उड़ जाता है। समझ में आया। दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर। भैया जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से इवेपराइजेशन प्रोसेस भी बढ़ जाता है। कारण पानी के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इवेपराइजेशन प्रोसेस भी बढ़ जाता है। फिर बात आती है ह्यूमिडिटी की। तो क्या रहा है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में मौजूद नमी। ठीक है, तो कहता है कि अगर ह्यूमिडिटी लो है तो इवेपराइजेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अर्थात अगर हवा में नमी की मात्रा कम होगी तो इवेपराइजेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपराइजेशन कम होगा। इट्स ऑब्वियस। ठीक है, दूसरी बात बोलता है हवा, विंड। भाई बोल रहा है व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, जब हवा ज़्यादा तेज़ी से बहेगी तो इवेपराइजेशन भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट बता रहा है कि इवेपराइजेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। जब भी इवेपराइजेशन होता है तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। कैसे ठंडी हो जाती हैं? तो इवेपराइजेशन की होने की वजह से चीज़ें आसपास में क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। कारण बाहर ठंडी होती है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, सरफेस में वो क्या होगा, वो गर्मी को साथ में लेकर के चली जाती है। जैसे हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, अगर आपने क्या किया, जैसे मान लो आपके पास, आपके हाथ में, आप क्या करोगे, जैसे ये किसी का हाथ है, अब इसमें इतने एरिया में उसने पेट्रोल डाला। पेट्रोल जब वो डालेगा तो यहाँ पे पेट्रोल क्या होगा, इवेपराइज होकर के उड़ेगा। ठीक है, और इतना हिस्सा का क्या हो जाएगा, यहाँ की जो लेटेंट हीट है, कौन सी हीट, यहाँ की जो लेटेंट हीट है यानी कि जो गर्मी है वो इवेपराइज होकर के उड़ जाएगी और इतना हिस्सा ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं कि इवेपराइजेशन हमेशा कूलिंग को क्या करता है, कूलिंग को कॉज करता है। समझ में आया। और इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कूल और कंफर्टेबल रखते हैं, क्योंकि कॉटन क्या करता है, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारी पसीने वाली बॉडी में से एयर को जब भी एयर लगता है तो कॉटन का कपड़ा ठंडा हो जाता है, तो हमें ठंडा फील कराता है। और क्या बोलता है, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। जब सर्दियों गर्मियों के टाइम में लोग क्या करते हैं, ज़मीन पर भी पानी छिड़क रहे होते हैं। क्यों छिड़क रहे होते हैं? ताकि ज़मीन के ऊपर की जो लेटेंट हीट है वो उड़ जाए और ज़मीन वहाँ से ठंडी हो जाए। बात समझ में आई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। ये हमने एक चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो बनाया है। वन शॉट वीडियो का मतलब एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 है। किसके साथ? हमारी समरी और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और इस तरह की वीडियो को हमारे साथ बने रहना, इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहना। हम जल्द ही सेकंड चैप्टर लेकर के आएंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।